नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चारधाम यात्रा की खबर के साथ। बता दें आपको कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा यहां पर नई नई चीजें देखने के लिए मिल रही है। विश्व विख्यात चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर धामी सरकार सभी तैयारियां पूरी कर चुकी है। राज्य सरकार ने 2025 की चारधाम यात्रा के लिए कई प्लान बनाए हैं, जिसमें उत्तराखंड में बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से यात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगाए जा रहे हैं। वहीं GMVN में भी 34 चार्जिंग स्टेशन लगाने का टारगेट राज्य सरकार का था, जिसमें 21 चार्जिंग स्टेशन पूरी तरह से ऑपरेशनल बताए जा रहे हैं और उपयोग भी किए जा सके हैं। बता दें आपको कि वहीं कुछ चार्जिंग स्टेशन अभी तक नहीं लगाए गए हैं। हालांकि GMVN के मैनेजिंग डायरेक्टर के अनुसार चारधाम यात्रा के जो है रूट, जो मुख्य रूट है, उसमें सभी GMVN के गेस्ट हाउस में चार्जिंग स्टेशन लग चुके हैं। वहीं बाकी बचे हुए स्टेशन को भी जल्द लगा दिया जाएगा। अब प्रदूषण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार का ये कदम कितना कारगर साबित होता है, इसका तो पता तभी चल पाएगा जब यात्रा की शुरुआत होगी। सतीश कोठारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं ताकि जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सके। किस तरह की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है आगे? देखिए, चारधाम यात्रा में फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है, क्राउड बहुत ज्यादा होता है, गाड़ियां बहुत ज्यादा आती हैं। हर राज्य की गाड़ियां आती हैं उत्तराखंड में, तो उनको उनका पॉल्यूशन देखते हुए, उनका प्रदूषण, वो प्रदेश जो है एक वन भूमि ज्यादा है, यहाँ आग लगने की खतराएं भी ज्यादा होती हैं। तो इस तरह की कई घटनाएं होती हैं, तो उसको लेकर जो है पॉल्यूशन कम करने के लिए तो जगह जगह सरकार ये चाहती है कि चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं और चार्जिंग स्टेशनों में ये रहे कि ज्यादा से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलें। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये है कि पॉल्यूशन की बहुत ज्यादा कम मात्रा होती है, बहुत नामात्र की वो होती है। तो इसलिए जो है कोशिश ये है प्रदेश सरकार की कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा आए और वो जो है उनको कोई यहाँ पे प्रदेश उत्तराखंड राज्य अभी इतना वो डेवलप नहीं हुआ था उसके लिए, तो कोशिश ये है सरकार की कि अधिक से अधिक जो चार्जिंग वाली गाड़ियां आई, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई, तो उनको चार्जिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। तो जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। चाहे मैं ऋषिकेश की बात करूं, हरिद्वार की बात करूं, चाहे मैं देहरादून की बात करूं, चाहे मैं मसूरी की बात करूं, 3 जगहों में चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। श्रीनगर की बात करूं तो ये चार्जिंग स्टेशन की उन यात्रियों को कोई दिक्कत न हो और उनको वहां पे कोई प्रॉब्लम न हो चार्जिंग करने में गाड़ियों को, तो उसके लिए खासा ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तो खासा ध्यान रखा जा रहा है उन लोगों के लिए कि जो लोग यहाँ पर चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, यानी कि जो पर्यटन यहाँ पे पहुंचेगा उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया आपका सतीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। दरअसल बता दें आपको, पहलगाम हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय अग्रवाल की अस्थियां हर की पैड़ी में गंगा में विसर्जित की गई है। हरियाणा के करनाल से शहीद विनय नरवाल के पिता और भाई की अस्थियां भाई जो हैं उनकी अस्थियां लेकर पहुंचे थे। बता दें आपको कि हर की पैड़ी पर विधि विधान के साथ अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। अस्थियां विसर्जित करने के दौरान विनय नरवाल के पिता बिलख बिलख कर रोते रहे और अपने बेटे को याद करते रहे। तीर्थ पुरोहित सूरज ने अस्थि विसर्जन का कार्य संपन्न किया। इस दौरान हरिद्वार विधायक समेत अन्य भाजपा नेता और सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया जा रहा है कि शहीद को श्रद्धांजलि दी और 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई थी। बुधवार को करनाल में उनका अंतिम संस्कार किया गया था। रुपेश वाले ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, आतंकी हमले में शहीद हुए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मौत हो गई थी और
उनकी अस्थियां लेकर उनके पिता गंगा में विसर्जित करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ रहा इस दौरान? देखिए, बड़े भावुक मन से उनके पिता ने जो है विनय नरवाल की अस्थियां यहाँ पर गंगा जी में विसर्जित की हैं। वो उस दिन उनके जो पिता थे वो लगातार बिलख रहे थे और आतंकवादियों के विषय में उन्हें कोस भी रहे थे। लेकिन जैसे ही जो है विनय नरवाल की अस्थियों को विसर्जन करने का समय आया है, तो उन्होंने बड़े भावुक मन से बाकायदा विधि विधान से जो है वो अस्थियां विसर्जित की हैं। उनके साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी मौजूद थे, साथ ही साथ जो तीर्थ पुरोहित गंगा सभा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने जो शहीद हैं विनय नरवाल उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद वो अस्थियां विसर्जित करने के बाद वो सीधे अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। जी बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ उनका इस दौरान कहना था, क्योंकि जाहिर तौर पे दर्द की घड़ी है परिवार वालों के लिए, कुछ उन्होंने कहा उस दौरान? देखिए, उन्होंने लगातार केंद्र सरकार से यही मांग की है कि जो भी आतंकवादियों ने ये पहलगाम पर हमला किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और यदि वो पाकिस्तान देश से भी जुड़े हुए हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई जानी चाहिए। विनय नरवाल के पिता के साथ साथ जो स्थानीय लोग वहाँ पर अस्थि विसर्जन मौजूद थे उन्होंने भी लगातार यही मांग केंद्र सरकार से की। जी, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। कश्मीर के पहलगांव में हमले को लेकर, जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर पूरे देश में रोष है। आतंकियों ने हिंदुओं पर निशाना साधकर हमला किया और जिसमें 26 लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है, जबकि 17 लोग घायल हुए हैं। देश भर में पहलगांव की घटना को लेकर देश भर में आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेस नेताओं ने आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। शुक्रवार की शाम जटवाड़ा पुल से शुरू हुआ कैंडल मार्च ज्वालापुर और मध्य हरिद्वार के कई इलाकों से होकर गुजरा। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में निकाले गए कैंडल मार्च में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि आतंकवादियों ने भारत की आत्मा पर हमला किया है। सभी विपक्षी पार्टियां और सभी समुदाय के लोग सरकार के साथ हैं। सरकार को आतंकवादी हमले का माकूल जवाब देना चाहिए। रुपेश वालिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रुपेश, मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस दौरान मौजूद रहे और सरकार से माकूल जवाब देने की मांग की गई, क्या कुछ रहा इस दौरान? देखिए, पहलगाम हमले के बाद से तमाम जो संगठन हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग किया और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जो केंद्र आतंकवादी हैं कश्मीर के पहलगाम में जो पर्यटकों पर उन्होंने हमला किया है तो उन्हें माकूल जवाब दिया जाना आवश्यक है। और इसके लिए कांग्रेस पदाधिकारियों ने यह भी दोहराया, क्योंकि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी दोहरा चुका है कि जो कांग्रेस है वो सरकार के साथ खड़ी है। तो यहाँ पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने भी कहा है कि कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी है और जो पाकिस्तान जो जुड़े हुए जितने भी आतंकवादी है उन्हें माकूल जवाब दिया जाना आवश्यक है। बिल्कुल, जाहिर तौर पे माकूल जवाब दिया जाना बेहद आवश्यक है, लेकिन विपक्ष का भी साथ खड़े होना जाहिर तौर पे सरकार को एक बड़ा फैसला लेने में मददगार साबित होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा केंद्र सरकार की तरफ से भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, अब ये मार्च निकल रहा है और कांग्रेस भी पूरी तरह से साथ दिखाई दे रही है। इसका क्या मतलब निकालो और साफ तौर पर क्या ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो विपक्ष है और पक्ष है एकजुट है इस पूरे मसले पर? जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। फिलहाल जो ये पहलगाम वाला हमला है इसके बाद से विपक्ष और पक्ष बिल्कुल एकजुट है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली कम ही देखने को मिलता है कि सरकार को विपक्ष का साथ मिलता हो, लेकिन क्योंकि जो मामला है वो देश हित से जुड़ा हुआ है तो इसलिए कांग्रेस सहित जो पूरा विपक्ष है वो भी यहाँ पर सरकार के साथ खड़ा है। क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेताओं का? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का तो साफ कहना यही है कि जिस प्रकार से विभत्स रूप से पहलगाम की घटना को आतंकवादियों ने अंजाम दिया है तो उससे भी ज्यादा विभत्स उनका हाल किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को इसके लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए।
कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ये भी आश्वस्त किया कि कांग्रेस के जो पूर्व नेतृत्व है उस सहित पूरा जो देश की कांग्रेस है वो सरकार के साथ खड़ी है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रुपेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग पूरे देश भर में की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं विकासनगर की। आतंकी हमले के बाद गुस्से में काफी ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद शहर के हर वर्ग में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन के जरिए आतंकियों और उसके आकाओं को सबक सिखाए जाने की मांग उठ रही है। इसी क्रम में आज पछवादून के हरबटपुर, विकासनगर, डाक पत्थर, सेलाकुई और कालसी में व्यापार मंडल के आह्वान पर बाजार बंद रहे, जिसमें सभी वर्गों के दुकानदारों का समर्थन मिला है और बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा है। वहीं दूसरी ओर विकासनगर के हरबटपुर में व्यापार और स्थानीय लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली और आतंकवाद के पुतले का दहन किया। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बार आतंकवाद के आका पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो बता दें आपको कि आतंकवाद के पुतले का दहन किया गया और साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बार आतंकवाद के आका पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ज्यादा जानकारी के साथ मनीष उपाध्याय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, जानना चाहेंगे आपसे कि पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं देखने के लिए उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है, लेकिन खास तौर पे अगर हम बात करें किस तरह से पुतला दहन किया गया, किस तरह से सख्त कार्रवाई की विकासनगर में बात कही गई? जी नेहा जी, बताना चाहूंगा, विकासनगर में आतंकवाद का जो पुतला फूका गया है उसी के साथ साथ विकासनगर, सेलाकुई, हरबटपुर और कालसी में जो है बाजार भी बंद रखा गया। इसके साथ साथ बाजार बंद रखने के बाद में यहाँ पर हिंदू संगठन के लोगों ने या और बाकी संगठन के लोगों ने भी साथ मिलकर के आतंकवाद का यहाँ पर पुतला फूका और सख्त सख्त कार्रवाई करने के लिए जो है मांग भी की है सरकार से और लगातार नारेबाजी यहाँ पर जो है की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर आतंकवाद का पुतला दहन किया गया और साथ ही सरकार से मांग की गई कि आतंकवाद के आका पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और अगली खबर का रुख करते हैं। अल्मोड़ा में आधुनिक तकनीक पर जोर देने की बात यहां पर की जा रही है। बता दें आपको कि साइबर अपराध को रोकने के लिए प्रदेश के सभी थानों के पुलिस जवानों को आधुनिक तकनीकी से प्रशिक्षित किया जाएगा। अल्मोड़ा पहुंची कुमाऊं क्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने कहा है कि अल्मोड़ा हल्द्वानी के बीच में पड़ने वाले कैंची धाम में लग रहे जाम से हो रही लोगों को परेशानी और पर्यटकों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इसको कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय पर्यटन सीजन है और पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अधिक से अधिक फोर्स लगाई जाएगी। वहीं जाम ना हो इसके लिए भी लगातार कोशिशें की जा रही है। कैंची में जाम ना लगे इसके लिए कोशिशें हो रही है। हमारे पहाड़ी जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल की ओर से कैंची धाम की ओर जाते हैं और उन्हें जो समस्या आती है उसको देखते हुए हम जो रूट होने चाहिए उसे गूगल मैप के माध्यम से दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं, तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं जिससे लोगों को रूट की जानकारी मिल सके। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि पर्यटकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही है और हम सुगम यातायात व्यवस्था दे सकें और इसके प्रयास लगातार जारी है। अनिल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अनिल, किस तरह से और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए नेहा जी, जो है अभी जो यहाँ पर आईजी आई थी तो उनका ये कहना था कि
क्योंकि टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, तो इसलिए हमारे पुलिस कर्मियों को भी उसी तरह से एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि साइबर अपराध जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने कुछ कमांडोज, जो साइबर कमांडोज हैं, उनको रखा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, जो यहाँ आएंगे और फिर हर जनपद में, यानी कि प्रदेश के हर जनपद में उनको साइबर अपराध के बारे में जानकारी दी जाएगी और नई टेक्नोलॉजी से उनको रूबरू कराते हुए वो उनको प्रशिक्षण देंगे, ताकि आने वाले जो समय है उसमें साइबर अपराध पे लगाम कसी जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं देहरादून की, और बता दें आपको कि देहरादून और पूरे उत्तराखंड में दरअसल फायर सीजन एक बड़ी चुनौती होता है, और ऐसे में उत्तराखंड में वनाग्नि के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। इसको लेकर वन विभाग भी अपने कमर कस चुका है। साथ ही इस वर्ष वनाग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा के अनुसार इस वर्ष GIS मैपिंग के जरिए वनों के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही सैटेलाइट के जरिए वन कर्मियों को अपडेट भी पहुंचेगा और एक बेहतर विकल्प भी ये साबित होगा। दरअसल बता दें आपको कि वहीं ड्रोन के माध्यम से भी जंगलात क्षेत्रों में वन विभाग अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। वन विभाग के पास 55 से 56 ड्रोन मौजूद हैं, जो वनाग्नि की घटनाओं पर नजर रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अभी तक शुरुआती दौर में वन विभाग बनाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने में कामयाब साबित हुआ है। तो बता दें आपको कि जिस तरह से वनाग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में आम सी हो गई है, जब गर्मियों का सीजन शुरू होता है, वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती रहती है और उसको कम करने की कोशिशें इस बार सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई है। ड्रोन वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखेगा वन क्षेत्रों पर, जहां पर आग की घटनाएं अक्सर देखने के लिए मिलती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।